आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा, इस मकसद को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये बात तो खिल गई है कि फयाज दरअसल रूटीन में इस बीमारी का शिकार हुआ है। फयाज ने मुझे बताया है कि वो एक इंक्वायरी के सिलसिला में चाराक गया था। वहाँ होटल में 2 गैर मुल्कियों से इसकी दोस्ती हो गई। फयाज वैसे भी गैर मुल्कियों से दोस्ती करने में शेर है, और फिर चाराक जैसी सुनसान जगह पर गैर मुल्की फयाज को नजर आ गए थे, इसलिए दोस्ती लाजमी थी। फयाज के मुताबिक वो उन गैर मुल्कियों के कमरे में बैठा था कि अचानक इसके बाजू में जैसे सुई सी चुभी। इसने इस जगह को खुजा लिया। इसका ख्याल था कि किसी चींटी ने काट लिया है। वैसे अब इसने बताया था कि एक गैर मुल्की जो अपना नाम फलक बता रहा था, इस वक्त उठकर इसकी साइड से गुजरकर बाथरूम की तरफ गया था जब इसके बाजू पर सुई सी चुभी थी। इसके बाद फयाज वहां से वापस आ गया। यहाँ दूसरे दिन इसे हल्की हल्की हरारत सी महसूस हुई, लेकिन इसने परवाह न की और दफ्तर में बैठा काम करता रहा। काम करते करते अचानक इसकी तबीयत बेहद बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर गया, और फिर इसकी आंख अस्पताल में खिली। फयाज से उन दोनों का हुलिया और कद कामत में ने दरियाफ्त कर लिया है, और वही अस्पताल से ही ने नुमानी को फोन करके चाराक जाकर इस होटल और गैर मुल्कियों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कह दिया था। नुमानी अगर फौरन ही चल पड़ा होगा तो कल तक चाराक पहुंचेगा, फिर पता चलेगा कि दोनों गैर मुल्की वहां मौजूद भी हैं या नहीं। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, वो अभी दानिश मंजिल पहुंचा था और इसने फयाज की बीमारी के मुतालिक और फिर इसके इलाज के बारे में बताया था, लेकिन अपने तो कहा है कि कोई गैर मुल्की डॉक्टर रफीक के जरिए यहाँ भी मालूमात हासिल करता रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा, हाँ, डॉक्टर रफीक से मेरी बात हुई है। इसने जो हुलिया और कद कामत बताया है वो फयाज के बताए हुए हिली और कद कामत के लिहाज से यकसर मुख्तलिफ है। डॉक्टर रफीक के मुताबिक वो इसके पास अस्पताल आया था। वो वेस्टर्न कार्मिन का डॉक्टर था। इसने अपना तारुफ कराया और डॉक्टर रफीक ने बतौर एक डॉक्टर के इसका तारुफ यहाँ डॉक्टर हाशमी और दूसरे डॉक्टरों से कराया, और चूंकि फयाज की बीमारी बिल्कुल ही मुनफरिद थी इसलिए इसका भी जिक्र आ गया, और वो डॉक्टर रफीक के साथ फयाज के कमरे में गया। इसके बाद वो टेलीफोन पर डॉक्टर रफीक से फयाज के मुतालिक पूछता रहा, लेकिन डॉक्टर रफीक को ये मालूम ही नहीं कि वो कहाँ ठहरा हुआ है, और मेरा ख्याल है कि वो वाकई कोई डॉक्टर ही होगा। बहैसियत डॉक्टर फयाज के मुतालिक तजस्सुस हुआ होगा। वैसे ने जूलिया को कह दिया है कि वो इस हिली और कदोकामत के किसी गैर मुल्की डॉक्टर को होटलों में तलाश करे, लेकिन मुझे इसके मिलने की उम्मीद कम है। हो सकता है वो कहीं निजी रहाइशगाह में ठहरा हुआ हो। डॉक्टर रफीक ने इसका नाम डॉक्टर आर्नल्ड बताया है। इमरान ने कहा, फिर भी इस बीमारी के पस मंजर में कोई ना कोई मकसद तो बहरहाल होगा। हो सकता है वो लोग अभी तजर्बे कर रहे हो। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा, देखो जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। मेरे जहन में वैसे इस मामले में खासी उलझन है। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा, और फिर इससे पहले कि कोई बात होती मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 इमरान ने तेज लहजे में कहा, जूलिया बोल रही हूँ जनाब। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। सर, इस गैर मुल्की को ट्रेस कर लिया गया है। वो शेरटन होटल के एक कमरा में मौजूद है। कैप्टन शकील इसे ट्रेस करने के लिए जैसे ही शेरटन होटल में दाखिल हुआ, इसने इसे काउंटर से लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए देखा। चूंकि इसका हुलिया और कद कामत बिल्कुल वही था जो आपने बताया था, इसलिए कैप्टन शकील इसे देखते ही पहचान गया। वो आदमी शेरटन होटल की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 25 में मौजूद है, और कैप्टन शकील ने जो इंक्वायरी की है इसके मुताबिक ये कमरा किसी फलक नामी गैर मुल्की के नाम से चाराक से बिक कराया गया था। 3 कमरे बिक किराए गए थे। कमरा नंबर 25 फलक, कमरा नंबर 26 जोनी और कमरा नंबर 24 दागिर के नाम से। जूलिया ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा, कैप्टन शकील से कहो कि वो वही रुककर इसकी निगरानी करे। मैं इमरान को भेज रहा हूँ, वो खुद ही कैप्टन शकील से मिल लेगा। इमरान ने तेज लहजे में कहा। जूलिया के फोन से इसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी, क्योंकि चाराक के हवाले के साथ साथ फलक और जोनी के नामों के हवाले आ जाने के बाद ये बात तय हो गई थी कि ये गैर मुल्की डॉक्टर उनका ही साथी है, और हो सकता है इसका नाम आर्नल्ड के बजाय दागिर ही हो। यस बास, लेकिन क्या कोई केस शुरू हो गया है?
जूलिया ने मुअद्दिबाना लहजे में पूछा। अभी शुरू तो नहीं हुआ लेकिन हो भी सकता है, इमरान ने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि ये आदमी उन्हीं का साथी है जो अपने आप को डॉक्टर आर्नल्ड जाहिर कर रहा है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, अब बहरहाल मकसद भी सामने आ जाएगा। मैं शेरटन होटल जा रहा हूँ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ वो ऑपरेशन रूम से बाहर आया और चंद लम्हों बाद इसकी सपोर्ट्स कार इंतहाई तेज रफ्तारी से शेरटन होटल की तरफ दौड़ी जा रही थी। शेरटन होटल की पार्किंग में कार रोककर इमरान जैसे ही हाल में दाखिल हुआ, इसने कैप्टन शकील को एक मेज पर बैठे हुए देख लिया। कैप्टन शकील बड़े इत्मीनान से बैठा मशरूब पी रहा था। इमरान ने उधर उधर देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता सीधा कैप्टन शकील की तरफ बढ़ गया। ओ इमरान साहिब, अब आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था। कैप्टन शकील ने कुर्सी से उठकर इमरान का इस्तकबाल करते हुए कहा। अच्छा, अब तुम भी इंतजार करने वालों की सफ में शामिल हो गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन शकील बे-इख्तियार हंस पड़ा। लेकिन तुम यहाँ कैसे मौजूद हो? तुम्हें तो ऊपर होना चाहिए था, इमरान ने कैप्टन शकील के साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो डॉक्टर आर्नल्ड अपने 2 साथियों समेत यहाँ हाल में मौजूद है। वो लोग खाना खा रहे हैं, उधर दाएं तरफ चौथी मेज, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया, लेकिन इसने फौरन ही उधर सर मोड़ कर ना देखा था, बल्कि चंद लम्हों बाद वो इस तरह मुड़ा जैसे किसी वेटर को तलाश कर रहा हो और दूसरे लम्हे इसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई क्योंकि वो मतलूबा आदमियों को देख चुका था। ये वाकई वही लोग थे। 2 आदमियों का हुलिया तो फयाज के बनाए हुए हिली के मुताबिक था, जबकि तीसरे का वही हुलिया था जो डॉक्टर रफीक ने बताया था। उनका खाना बता रहा है कि उन्हें फारिग होने में काफी देर लगेगी। मैं इस दौरान उनके कमरों की तलाशी ले लूं, इमरान ने सरगोशियाना अंदाज में कहा और कैप्टन शकील के सर हिलाने पर वो तेजी से उठा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो तीनों आपस में बातें भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। उन्होंने इमरान की तरफ देखा तक ना था। इमरान लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंचा और फिर सीधा 25 नंबर कमरे की तरफ बढ़ गया। राहदारी में काफी लोग आ जा रहे थे, उनमें आम लोग भी थे और वेटर भी। इमरान ने जेब से मास्टर की निकाली और बड़े इत्मीनान से कमरा नंबर 25 के दरवाजे पर जाकर इस तरह रुक गया जैसे वो खुद इसी कमरे में खड़ा हुआ हो। मास्टर की मदद से इसने चंद लम्हों में दरवाजा खोल दिया और दूसरे लम्हे वो कमरे के अंदर था। अंदर से दरवाजा बंद करके वो सीधा अलमारी की तरफ बढ़ गया क्योंकि बज़ाहिर कमरे में कोई सामान मौजूद न था। इसने अलमारी खोली, वहाँ इसे एक बैग नजर आया। इमरान ने चंद ही लम्हों में बड़े माहिराना अंदाज में बैग की तलाशी ले ली और जब इसने एक मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर और बैग के खुफिया खानों में पड़ा जदीद किस्म का असलहा देखा तो वो चौंक पड़ा। लेकिन बैग में इसे ना ही किसी किस्म का कागज नजर आया और न कोई डायरी। इसने बैग को वापस रखकर अलमारी की तलाशी शुरू की, लेकिन वहाँ भी कोई चीज नजर न आई तो वो मुल्हकाबाद रोम की तरफ बढ़ गया और अभी वो हाथ रोम की तलाशी में मसरूफ था कि इसके कानों में कमरे का दरवाजा खिलने की आवाज सुनाई दी और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। हाथ रोम का दरवाजा इसने बंद कर दिया था। वो दरवाजे के साथ आकर रुक गया। जेब में मौजूद रिवाल्वर पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। मुझे अब चल पड़ना चाहिए फलक, बाकी वक्त में एयरपोर्ट पर गुजार लूंगा, एक आवाज इमरान के कानों में पड़ी। हाँ, हमने भी इस अली इमरान की तलाश शुरू करनी है, न जाने कितना वक्त लगेगा इसको तलाश करने में। एक और आवाज सुनाई दी और इमरान अपना नाम सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। मेरा ख्याल है फलक, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। डॉक्टर रफीक ने बताया था कि इमरान यहाँ के डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का बेटा है, तो लाजमना अपने बाप की सरकारी कोठी में ही रहाइश पजीर होगा और इस सरकारी कोठी का आसानी से पता चल सकता है। एक और आवाज सुनाई दी, बहरहाल जहाँ भी वो हुआ से तलाश तो करना है, फलक ने जवाब दिया। ओके, मैं अपने कमरे से बैग ले लूं। इसी आदमी की आवाज सुनाई दी जिसने जाने के बारे में बात की थी। सुनो जोनी, इस सीरम का ख्याल रखना, वो इंतहाई कीमती है, फलक ने कहा। ओ डोंट वरी, मैं जानता हूँ इसकी अहमियत को, जोनी की आवाज सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। सीरम का लफ्ज सुनते ही वो समझ गया था कि ये सीरम यकीनन इस खौफनाक बीमारी ब्लैक डॉग का ही हो सकता है। इसके साथ ही इमरान ने यकलख्त दरवाजा खोला और उछलकर कमरे में पहुंचा। इस वक्त एक गैर मुल्की दूसरों से मुसाफहा करने में मसरूफ था। हेलो, इमरान ने बाहर निकलते ही कहा, तो वो तीनों इस बुरी तरह उछल पड़े जैसे उनके पैरों तले बम फट पड़ा हो। कौन हो तुम?
उनमें से एक ने हैरत भरे लहजे में कहा, और इमरान ने आवाज से ही पहचान लिया कि ये फलक है। खादिम को अली इमरान कहते हैं, मुझे इत्तला मिली थी कि तुम्हें मेरी तलाश है, इसलिए मैं खुद ही हाजिर हो गया हूँ। तुम अजनबी हो, कहाँ मुझे ढूंढते फिरोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका एक हाथ कोट की जेब में ही था। ओए, तो तुम हो अली इमरान? फलक ने होंठ चबाते हुए कहा, और साथ ही उन तीनों ने बड़ी मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। तुम्हारा नाम तो फलक है, इतना तो मैं जानता हूँ, और ये साहिब जोनी हैं, क्योंकि तुम दोनों का तारुफ तो सुपर फयाज ने करवा दिया था। और ये साहिब आतो दागिर हैं, या फिर डॉक्टर आर्नल्ड, जो भी दुरुस्त नाम हो। क्या ख्याल है मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उन तीनों के चेहरे हैरत से बिगड़ते चले गए। तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इस बार फलक ने होंठ काटते हुए कहा, ये लंबी कहानी है, फिर कभी वक्त मिला तो तफसील से बताऊंगा। फी अलहाल वो ब्लैक दाग वाला सीरम तुम मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं इस पर तजर्बात कर सकूं। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर ये बीमारी बड़ी पसंद आई है, बड़ी रोमांटिक किस्म की बीमारी है। बुलबुले बन रहे हैं, फट रहे हैं। वाह! इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बीमारी की बजाय वाकई किसी रोमांटिक सीन की बात कर रहा हो। क्या कह रहे हो तुम? कैसा सीरम और कैसी बीमारी? फलक ने होंठ भींचते हुए कहा, यार तुम लोग शायद बड़े भूले भाले किस्म के हो। जब तुम्हें मालूम है कि मैं बात रोम से बाहर आया हूँ, तो जाहिर है तुम्हारी आवाज़ें बात रोम तक तो पहुँच ही रही होगी। और अभी तुमने जो बातचीत की है, इसके बाद इस किस्म की बात करना इंतहाई भोलपन ही हो सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ ताउन करने पर तैयार हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ ताउन करो। इस बार फलक ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, बिल्कुल, बाहमी ताउन, जिसे हम लोग इमदाद बाहमी कहते हैं, सुनहरी उसूल है। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, तो फिर बताओ कि वो विच डॉक्टर हबशी जिसे तुम अपने साथ लेकर इस फयाज नामी मरीज के इलाज के लिए गए थे, कौन है और कहाँ रहता है, और इसने क्या इलाज किया है? फलक ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ। इसका नाम जोसेफ है, और वो अल्बर्ट रोड पर वाक़े एक कलानुमा इमारत राना हाउस में रहता है। बाकी इसके इलाज से मुताल्लिक कुछ नहीं बता सकता। इसने नरसिंघे से सींग में कोई दवा रखकर फयाज के हल्क में फूंक दी थी। भूरे रंग का पाउडर था, और फयाज ठीक हो गया। वैसे इसने बड़ा अजीब और गरीब डांस भी किया था, जिसे वो ब्लैक डॉग डांस कह रहा था। इससे ज्यादा तफसील का मुझे इल्म नहीं है। वैसे वो बड़ा मशहूर आदमी है, और इस किस्म की बीमारियों का जो किसी की समझ में ना आए इलाज करता है। लेकिन एक बात है, फीस बड़ी लंबी चौड़ी लेता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका लहजा बड़ा दोस्ताना था। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? फलक ने होंठ चबाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे आउट बोलने की क्या जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर इससे तुम्हारी मुलाकात भी करा सकता हूँ। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, तुम इस इलाज के बारे में कुछ नहीं जानते। फलक ने कहा, मैंने तो इसकी बड़ी मिन्नत की थी कि वो मुझे अपना शागिर्द बनाए, लेकिन वो मानता ही नहीं। कहता है शागिर्द बनने के लिए मुझे पहले अफ्रीका जाकर 10 शेरों से मुकाबला करना पड़ेगा। अब तुम खुद सोचो, मुझ जैसा आदमी तो चिड़िया घर में शेर को देखकर दहशत से बेहोश हो जाता है, इसलिए मैं इसका शागिर्द ना बन सका। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ओके, फिर तुम आराम करो। फलक ने यकलख्त मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और दूसरे लम्हे इसने अपने हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो इसके हाथ में एक बारीक लेकिन इंतहाई तेज धार का खंजर मौजूद था, और पलक झपकने में वो खंजर इमरान की तरफ इस तरह बढ़ा जैसे बिजली चमकती है। और इमरान को इस खंजर से बचने के लिए वाकई अपने जिस्म की पूरी तवानाई खर्च करनी पड़ी, वरना जिस महारत और तेजी से वो खंजर फेंका गया था, अगर इमरान से एक लम्हे की भी चौक हो जाती तो यकीनन वो मार खा जाता, और खंजर इसके जिस्म से सिर्फ आधे इंच के फासले से गुजरकर पीछे दरवाजे में खटाक से जा लगा। एक तरफ छलांग लगाते ही इमरान बिकलख्त बिजली की सी तेजी से एक बार फिर उछला, और इस बार वो दागिर के फेंके हुए खंजर से भी बाल बाल बचा था। इसके साथ साथ वो हुआ में ही यकलख्त कलाबाजी खा गया, क्योंकि इसने जोनी के हाथ की हरकत भी देख ली थी, और तीसरा खंजर भी इसके कदमों तले से निकल गया। ये तीनों खंजर इस कदर महारत और तेजी से फेंके गए थे कि इमरान के अपने नुक्ता नजर से इसका बच जाना इसकी खुशकिस्मती की वजह से हुआ था। अब तुम तीनों हाथ खड़े कर लो। इमरान ने कदम जमीन पर लगने से पहले ही रिवाल्वर जेब से निकाल लिया था, लेकिन दूसरे लम्हे रिवाल्वर न सिर्फ इसके हाथों से निकल गया, बल्कि इमरान भी उछल कर बात रोम के दरवाजे से टकराया, और दरवाजा चूंकि खुला हुआ था,
इसलिए वो दरवाजे से टकराकर गुस्ल खाने के अंदर फर्श पर जा गिरा। ये कारनामा दागिर का था। इसने वाकई इस कदर महारत और फुर्ती दिखाई थी कि इमरान जैसा शख्स भी इसकी इस कदर फुर्ती के सामने ना ठहर सका था। इमरान ने अपने कदम जमीन पर लगते ही सिर्फ इतना देखा था कि यकलख्त दागिर का जिस्म हुआ में उठा और फिर इमरान के हाथ और सीने पर बैक वक्त इसकी टांगें टकराई और चूंकि इमरान अभी पूरी तरह जिम कर खड़ा ना हो सका था, इसलिए वो ज़र्ब खाकर उड़ता हुआ बाथरूम के दरवाजे से टकराकर अंदर जा गिरा। इसने नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाकर उठना चाहा था कि यकलख्त बाथरूम का दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। इसे बाहर से खींचकर बंद कर दिया गया था। इमरान उछलकर दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजा लॉक कर दिया गया था और चूंकि बाहर से इसे लॉक करके लॉक के साथ मौजूद डबल लॉक का बटन दबा दिया गया था, इसलिए अब वो हैंडल दबाने के बावजूद ना खिल रहा था। बाहर कमरे में से भाग दौड़ की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो सामान इकट्ठा करके भाग रहे हों। इमरान ने बिजली की सी तेजी से जेब से वही मास्टर की निकाली और फिर इस लॉक को खोलने में मसरूफ हो गया, लेकिन बावजूद कई कोशिशें करने के वो लॉक ना खिल सका और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए मास्टर की वापस खींच ली। गुस्ल खाने की खिड़की भी इतनी बड़ी ना थी कि वो इसमें से गुजर सकता और उधर कमरे में अब खामोशी तारी हो गई थी। इस बार लुत्फ आएगा, अच्छे तेज तर्रार लोगों से वास्ता पड़ा है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर हाथ में बंधी हुई घड़ी का विंड बटन खींचकर इसने सुइयों को मखसूस हिस्सों पर एडजस्ट करके विंड बटन को और बाहर खींचा तो डायल पर 6 का हिस्सा तेजी से जलने बुझने लगा। हेलो, गुस्ल खाने का कैदी बोल रहा हूँ, ओवर। जलते बुझते बल्ब की चंद मिनट बाद मुसलसल जलते ही इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुस्ल खाने का कैदी, क्या मतलब? ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। हैरत बाद में जाहिर करना यार। फी अलहाल कमरा नंबर 25 में पहुंचकर मुझे इस गुस्ल खाने की कैद से रिहाई तो दिलाओ। ओवर एंड अल, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर विंड बटन को एक झटके से दबाकर बंद किया तो सुइयां बिजली की सी तेजी से वापस वक्त के हिस्सों पर पहुंच गए। इमरान को मालूम था कि ये लोग अब सीधे राना हाउस जाएंगे और वो जोसेफ को होशियार भी करना चाहता था, लेकिन जाहिर है जोसेफ के हाथ में वॉच ट्रांसमीटर ही ना था। बहरहाल गुस्ल खाने से निकल के वो कमरे के फोन से इसे कॉल कर सकता था। इमरान साहिब। इसी लम्हे बाहर से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे का हैंडल ऊपर नीचे होने लगा। कैप्टन शकील दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। यार, इसका साइड बटन पुश करो, सिर्फ हैंडल दबाने से खिल जाता तो तुम्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? इमरान ने अंदर से कहा। साइड बटन? कौन सा साइड बटन? यहाँ तो कोई साइड बटन नहीं है। बाहर से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ये गुस्ल खाना कम और पागल खाना ज्यादा है। मुझे अब याद आ रहा है कि वो साइड बटन तो गुस्ल खाने के अंदर होता है, बाहर नहीं, ताकि बाहर से दरवाजा खोला ना जा सके। इमरान ने हंसते हुए कहा और साइड बटन को दबाकर इसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा फिर भी ना खिल सका और इमरान की आंखें हैरत से फैलने लगे। और एक मिनट इमरान साहिब, लॉक के लीवर में एक तार फंसा हुआ है। बाहर से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। तार कहाँ से आ गई? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन इसी लम्हे हैंडल दबा और दरवाजा खिल गया। ये देखिए, ये तार लीवर की साइड पर फंसी हुई थी। कैप्टन शकील ने हाथ में मौजूद एक सख्त लेकिन छोटी सी मुड़ी हुई तार दिखाते हुए कहा, ओए, इसीलिए मास्टर की से लॉक ना खिल रहा था। ये तो यार बड़े ही बर्क रफ्तार लोग हैं, इमरान ने कहा और गुस्ल खाने से बाहर आ गया। लेकिन इमरान साहिब, वो गए कहाँ? मैं तो इसलिए हाल में बैठा रहा था कि अब खुद ही उनसे निमट ले गए। कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया कि पहले मुंह धो आओ फिर मुकाबला करना। मैं मुंह धोने गुस्ल खाने में आया तो उन्होंने न सिर्फ दरवाजा बाहर से बंद कर दिया बल्कि लॉक भी जाम कर दिया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और एक तरफ मेज पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। लेकिन इमरान साहिब, मैं तो हाल में मौजूद रहा और वहीं से आ रहा हूँ। मैंने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। कैप्टन शकील अभी तक हैरान था। फिर तो उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी हुई होगी, आखिर फायर डोर से निकल गए होंगे। इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। यस एक्सचॉइस। रिसीवर उठाते ही होटल का एक्सचॉइज ऑपरेटर बोला। इमरान ने इसे राना हाउस का नंबर मिलाने की हिदायत कर दी। सामान तो वो शायद ले गए हैं। कैप्टन शकील ने खिली हुई अलमारी को देखकर कहा, अपने सामान के साथ साथ वो मेरा रिवाल्वर भी ले गए हैं।
बड़ी मुश्किल से एक कबाड़े से ढूंढ कर लाया था, वो भी गया। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और कैप्टन शकील बे-इख्तियार हंस पड़ा। यस राना हाउस। दूसरी तरफ से घंटी बजने के बाद रिसीवर उठा और जोना की आवाज सुनाई दी। वो हमारा विच डॉक्टर कहाँ गया है जोना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओए मास्टर अब जोसेफ तो 1 घंटे से कहीं गया हुआ है। मैंने पूछा तो कहने लगा बास के सर पर नीले परों और सिया चूंच वाली चील मंडला रही है, इसलिए मैं दरिया पर जाकर शामेरी का अमल कर दूंगा, तब इस चील का खात्मा होगा। जोना ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, ये तो असली विच डॉक्टर बन गया है। वाकई नीले परों और सिया चूंच वाली एक नहीं बल्कि 3 चीलें इकट्ठी झपटी थीं मुझ पर, लेकिन ये यकीनन शामेरी का अमल काम आ गया। लेकिन वो चीलें भी बड़ी जोरदार हैं। अब वो मुझे छोड़ को जोसेफ के सर पर मंडलाने के लिए चल पड़ी है। इमरान ने हंसते हुए कहा। किया मतलब मास्टर, किया आप पर हमला हुआ है? किसने किया है? जोना ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। ऐसा वैसा हमला, बड़ा जोरदार हमला था बैक वक्त 3 खंजरों के साथ, लेकिन जोसेफ चूंकि दरिया में बैठकर शामेरी का अमल कर रहा था और होटल शेरटन में दरिया तो मौजूद ना था, इसलिए उन्होंने मुझे एक गुस्ल खाने में बंद कर दिया। बहरहाल अब चीलें लाजमन राना हाउस पहुंचेगी, तुम जरा ख्याल रखना। इमरान ने कहा। ओ मास्टर, अब खिल कर बात करें। ये चीलों वीलों और गुस्ल खाने और दरिया वाले इशारे अब जोसेफ के साथ दोहराया करें। मुझे उनकी समझ नहीं आती, जोना ने झनैलाए होते लहजे में कहा। शुक्र है समझ नहीं आती तुम्हें, वरना 6 बोतलें तुम्हें भी पिलानी पड़ती रोज की। बहरहाल नोट कर लो, 3 गैर मुल्की हैं, शक्लो सूरत से तो एकर यमीन लगते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि उनका ताल्लुक वेस्टर्न कार्मिंग से है। बहरहाल वो 3 अफराद हैं, एक का नाम फलक, दूसरे का जोनी और तीसरे का दागे है। इमरान ने कहा और फिर इसने उन तीनों के हिली तफसील से बता दिए। ये तीनों ब्लैक दाग का इलाज पूछने विच डॉक्टर जोसेफ के पास आ रहे हैं। अब जोसेफ तो नहीं है, इसलिए अब उन्हें इलाज बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इमरान ने कहा। ओह मास्टर, मैं समझ गया, अब बेफिक्र रहे। जोना उन्हें ऐसा इलाज बताएगा कि सारी उम्र इलाज का नाम ले लेकर रोते रहेंगे, जोना ने कहा। और इमरान ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर करेडल दबा दिया। जब तुम की आवाजें उभरी तो इसने हाथ छोड़ दिया। दूसरे लम्हे ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। यस एक्सचॉइज ऑपरेटर। ऑपरेटर का लहजा बेहद मुअद्दिबाना था और इमरान ने इसे जूलिया का नंबर मिलाने के लिए कहा। अपने सारी कालें यहीं से करनी है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, उनके खाते में ही जाएंगी, आखिर मेरा रिवाल्वर ले गए हैं, कुछ तो रकम पूरी कर लो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन बे-इख्तियार हंस पड़ा। यस जूलिया स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। वाह, बड़े अरसे के बाद तुम्हारे मुंह से यस का लफ्ज तो निकला, वरना नौ सुनते तो मेरे कान पक गए थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ तुम, क्या बात है? जूलिया ने चौंक कर पूछा। हमारी बात भला बदल सकती है, क़ियामत तो आ सकती है, लेकिन हमारी बात नहीं बदल सकती। बस जिसे एक बार अपना कह दिया, इसे गैर नहीं कहा जा सकता। इमरान की जान एक बार फिर चल पड़ी। किया यही बकवास करने के लिए फोन किया था, मैं बंद कर रही हूँ फोन, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन इसका लहजा साफ चुगली खा रहा था कि गुस्सा मसनूई है, वरना अंदर से मसरत के लड्डू फूट रहे हैं। फोन बेशक हिंद कर दो, लेकिन काल बंद नहीं होनी चाहिए। इसका राब्ता अपने दिल से कर लो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी काल। इमरान ने कहा और इस बार जूलिया बजाय गुस्से में आने के खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम कभी कभी खूबसूरत बातें करते हो, जूलिया ने मुतरन्निम हंसते हुए कहा और इमरान का दूसरा हाथ बे-इख्तियार अपने सर पे पहुंच गया। जाहिर है कि तुम्हारे मुकाबले में तो कभी कभी ही बातें कर सकता हूँ, तुम बातें करने का मौका ही कब देती हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर जूलिया बड़े मीठे लहजे में हंस पड़ी। ये हीर रांझे का किस्सा खत्म भी करे इमरान साहिब, कैप्टन शकील ने बड़े बेजार से लहजे में कहा। वो चचा की दो आ गया है जूलिया, इसलिए हाल दिल फिर कभी कहेंगे। तुम्हारा चचा की दो बड़ा जालिम है। फी अलहाल ऐसा करो, सिवाय चचा की दो, ओ सॉरी मेरा मतलब है कैप्टन शकील के, वो तो यहाँ मौजूद है। तुम सफदर को फोन करके कह दो कि वो शेरटन होटल पहुँच जाए और बाहर रुककर निगरानी करे। हो सकता है मैं बारात लेकर यहाँ से निकला। बहरहाल बारात में 3 अकम अज कम 2 गैर मुल्की जरूर होंगे। क्या कोई केस शुरू हो गया है? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। अभी कहाँ शुरू हुआ है?
शुरू हुआ था कि तुम्हारे चचा कीदो ने रोक दिया। खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब खामखा वक्त ज़ाय करते रहे हैं और अब वो यहाँ वापस क्यों आएंगे? कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे वाकई यार, इस होटल में किया जिन भूत का साया तो नहीं कि हर बात मुझे बाद में समझ आती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे इसका यहाँ से जाने का कतई कोई इरादा ना हो। क्या मतलब, अब बैठ क्यों गए हैं? कैप्टन शकील के लहजे में शदीद हैरत थी। इसका चेहरा बता रहा था कि इसे इमरान के रवैये की समझ ही नहीं आ रही। कुर्सी पर ही बैठा हूँ, अंधों पर तो नहीं बैठ गया, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि कैप्टन शकील कोई जवाब देता, कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और कैप्टन शकील जिसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी उछल कर मुड़ा। लेकिन इमरान इसी तरह इत्मीनान से बैठा रहा। दरवाजे पर फलक, जोनी और दागिर तीनों ही मौजूद थे और फलक के हाथ में रिवाल्वर मौजूद था। खबरदार अगर हरकत की तो, फलक ने गुस्से से धावते हुए कहा। खुश आमदीद दोस्तों, मुझे आपका ही इंतजार था, वरना ये साहिब तो बड़ी देर से कह रहे थे कि हम हरकत करना शुरू कर दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कैप्टन शकील की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उन तीनों को वापस आते देखकर वाकई हैरान हो रहा था। तुमने हमसे गलत बयानी क्यों की? अल्बर्ट रोड पर तो कोई राना हाउस नहीं है, फलक ने होंठ चबाते हुए कहा। अल्बर्ट रोड? अरे कमाल है, तुम अल्बर्ट रोड नापते रहे हो। भाई मैंने तो रॉबर्ट रोड कहा था, इमरान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बकवास मत करो, मैंने तफसील से नक्शा देखा है, यहाँ कोई रॉबर्ट रोड नहीं है। इस बार दागिर ने गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा, कहा है नक्शा मुझे दिखाओ। कमाल है, इतनी अहम तरीन रोड कहाँ चली गई? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो अली इमरान, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो इस विच डॉक्टर का सही सही पता बता दो, फलक ने तेज लहजे में कहा। भाई मुझे मालूम है, वरना मैं यहाँ से चला ना जाता। मुझे मालूम था कि तुम मुझे गुस्ल खाने में इसलिए बंद कर गए थे कि मैं तुम्हारे वापस आने तक बाहर ना निकल सको। लेकिन ये साहिब भी चील की सी नजर रखते हैं, उन्हें वो तारलीवर में फंसा नजर आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ अजनबी हो सकता है तुम्हें रॉबर्ट रोड ना मिल सके, इसलिए मजबूरना मुझे तुम्हारे आने तक रुकना पड़ा। अब बोलो क्या चाहते हो? कहो तो साथ चलकर तुम्हें रॉबर्ट रोड दिखा दूं, और अगर कहो तो इस विच डॉक्टर से मुलाकात करा दूं। जैसे तुम चाहो, लेकिन इमदाद बाहमी के तहत एक काम बहरहाल तुम्हें भी करना पड़ेगा कि पूरा सीरम ना सही इसकी कुछ ना कुछ मिकदार मुझे जरूर देना होगी। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, अगर तुम हमें इस विच डॉक्टर से मिलवा दो तो हम तुम्हें सीरम जरूर देंगे, फलक ने कहा। ओके, आओ, और हाँ, ये मेरा रिवाल्वर मुझे दे दो, जरा रोब दाब रहता है जेब उभरी होने की वजह से। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, ये हमारे पास रहेगा, फलक ने सख्त लहजे में कहा, और इसके साथ ही वो तीनों तेजी से साइडों पर हिट गए। आओ चचा कीदो, तुम भी कहते थे कि तुमने किसी पुरस्कार बीमारी का इलाज कराना है, चुल्लू इस बहाने दोनों ही काम हो जाएंगे। इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा, जो अभी तक हैरत भरे अंदाज में खड़ा ये अजीब और गरीब तमाशा देख रहा था। नहीं, ये यही रहेगा, तुम अकेले हमारे साथ चुल्लूगे, फलक ने तेज लहजे में कहा। यार, गरीब आदमी है, इसका भी इलाज हो जाएगा। काफी अरसे से मेरा सर खा रहा था कि विच डॉक्टर से मिला दो, इसे रात को ख्वाब देखने की बीमारी है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ये यही रहेगा, फलक ने पहले से ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। ओके चचा कीदो, मजबूरी है, फिर कभी सही, इमरान ने कंधे उचकाती हुए कहा, और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील अपनी जगह खड़ा रहा। इसकी समझ में ये सारा खेल कतई नहीं आ रहा था। इसके लिए ये बात इंतहाई अजीब और गरीब थी कि मुजरिम खुद ही कमरे में वापस आ गए थे, और फिर वो इस तरह इमरान को साथ लेकर जा रहे जैसे इमरान उनका अपना साथी हो। इमरान के दरवाजे से बाहर आने के बाद फलक और इसके साथी भी बाहर आ गए, और जोनी ने दरवाजा बंद करके इसकी कुंडी लगा दी, और फिर वो सब इत्मीनान से चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। तुम जब गुस्ल खाने से बाहर आ गए थे तो फिर कमरे में क्यों रुक गए? लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही फलक ने पूछा। इसने रिवाल्वर अब जेब में रख लिया था। यार, सच पूछते हो तो मैंने सोचा कि चुल्लू मुफ्त का टेलीफोन हाथ लग गया है, इसलिए कुछ काले ही कर लो। अभी तो मैंने करीमिया, वेस्टर्न कार्मेन और सागालैंड भी काले करनी थी, वहाँ भी अपनी वो रहती है।
इमरान ने कहा और साथ ही इसने बड़े ओबाशाना अंदाज में आंख दबा दी और फलक और इसके साथी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम वाकई दिलचस्प आदमी हो, फलक ने हंसते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया क्योंकि लिफ्ट रुक चुकी थी और वो चारों लिफ्ट से निकलकर इत्मीनान से चलते हुए होटल के हाल से बाहर आ गए। उधर मेरी कार मौजूद है, इमरान ने पार्किंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। कार? ओ ठीक है, आखिर तुम डायरेक्टर जनरल के लड़के हो, कार तो होनी ही चाहिए तुम्हारे पास, फलक ने कहा। अरे डैडी का नाम दोबारा ना लेना, वो बड़े जालिम आदमी हैं, जरा उनका नाम लो तो फौरन डंडा उठाए पहुंच जाते हैं, इमरान ने खौफजदा से लहजे में कहा और फलक और इसके साथी एक बार फिर हंस पड़े। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो इमरान को बिल्कुल ही गाउदी किस्म का नौजवान समझ रहे हैं। चंद लम्हों बाद इमरान की कार पार्किंग से निकल को सड़क पर पहुंच चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि इसके साथ फलक बैठा हुआ था और पिछली सीट पर जोनी और दागिर मौजूद थे। तुम इंतहाई मुतजाद आदमी हो मिस्टर अली इमरान, जब तुम लौटते हो तो यूँ महसूस होता है जैसे तुम मार्शल आर्ट में बेपनाह महारत रखते हो, हालांकि तुम जैसे ज़हन का आदमी इस कदर फुर्ती और तेजी दिखा ही नहीं सकता, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। असल बात बताऊं? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। हाँ बताओ, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खंजर से बेहद डरता हूँ, खंजर नजर आते ही मेरा जिस्म खुद ब खुद हरकत में आ जाता है, बस कुछ नफसियाती बीमारी समझ लो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और फलक ने ओ कहकर सर हिला दिया। इमरान की कार मुख्तलिफ सड़कों से घूमने के बाद राना हाउस के गेट पर पहुंचकर रुक गई। ओह, ये इमारत तो हमने भी देखी थी, लेकिन इस पर तो राना हाउस नहीं लिखा हुआ, फलक ने चौंक कर कहा। जब बोर्ड पर राना लिखा हुआ है तो राना हाउस ही हुआ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही वो नीचे उतरा और इसने काल बैल का बटन दबा दिया। फलक और इसके साथी इत्मीनान से कार में बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद फाटक की जैली खिड़की खिली और जोना बाहर निकल आया। इमरान को इस तरह बाहर खड़े देखकर वो चौंका ही था कि इमरान बोल पड़ा। जनाब विच डॉक्टर जोसेफ साहिब तशरीफ रखते हैं, हमने उनसे मिलना है। इमरान के लहजे में ऐसी अजनबियत थी जैसे वो जोना का ज्यादा वाकिफ ना हो। नहीं, वो एक अमल करने दरिया पर गए हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए, जोना ने मुंह बनाते हुए कहा। इस दौरान वो कार में मौजूद फलक और इसके साथियों को देख चुका था और चूंकि इमरान ने खुद ही उनके हुलिये इसे फोन पर बताए थे, इसलिए जाहिर है वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। और फिर हम इंतजार कर लेते हैं, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मैं फाटक खोलता हूँ, जोना ने कहा और दोबारा जैली खिड़की में गायब हो गया। इमरान वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे फाटक खिल गया और इमरान कार अंदर लेता चला गया। ओ बड़ी वसी और शानदार इमारत है, कौन है ये राना? फलक ने कार के अंदर दाखिल होते ही हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। विच डॉक्टर का मुरीद है, विच डॉक्टर ने इसकी लाइलाज बीमारी का इलाज किया तो इसने खुश होकर इसे ये इमारत मियां मुलाजमों और साजो सामान के बख्श दी। इमरान ने जवाब दिया और कार पोर्च में जाकर रोक दी और फिर वो चारों कार से नीचे उतर आए। जोना भी फाटक बंद करके वापस पहुंच गया था। ड्राइंग रूम शायद उधर है, माँ एक बार आया तो था, इमरान ने उधर उधर देखते हुए कहा। मेरे साथ आइए, जो अना ने कहा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वाकई ये राना तो कोई बहुत बड़ा लाड लगता है, इस कदर बड़ा ड्राइंग रूम, इतने रकबे में तो करीमिया में पूरी कॉलोनी बन जाए, फलक ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। कम अज कम एक बात तो फलक ने लाशऊरी तौर पर बता दी थी कि उनका ताल्लुक वेस्टर्न कारमेन से नहीं बल्कि करीमिया से है। वैसे अब दोबारा नाराज होकर खंजर जनी ना शुरू कर दे तो एक बात पूछ लूं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। क्या पूछना चाहते हो? फलक ने चौंक कर इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुमने फयाज को ब्लैक दाग वाली बीमारी किसी खास मकसद से लगाई थी, आप वैसे ही रूटीन में तजर्बा कर रहे थे। इमरान का लहजा संजीदा था। हम तो सिर्फ इतना जानते थे कि वो दारुल हुकूमत का रहने वाला है और बस, इसका नाम और ओहदा तो यहाँ आकर मालूम हुआ, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे ख्याल में सिर्फ फयाज की ही किस्मत थी कि इसे विच डॉक्टर जोसेफ मुहैया हो गया, दूसरे तो मर गए होंगे। कितने अफराद मरे हैं यहाँ पाकिशिया माँ इस बीमारी से? इमरान ने इसी तरह सादा लहजे में पूछा। ज्यादा नहीं, 4-5 होंगे, फलक ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। बाकी दुनिया में भी तजर्बात हुए होंगे, कहीं और भी इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है? इमरान ने वैसे ही रवादारी में पूछा। ब्लैक दाग के इलाज का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता,
ये तो न जाने इस विच डॉक्टर ने क्या किया है कि फयाज ठीक हो गया है। फलक ने मुंह बनाते हुए कहा। इसी लम्हे जोना अंदर दाखिल हुआ। विच डॉक्टर साहब वापस आ गए हैं जनाब। जोना ने बड़े मुअद्दिबाना लहजे में कहा। उन्हें कहो कि लंबी फीस देने वाले गैर मुल्की आए हैं, वरना हो सकता है वो किसी और जंतर मंतर में मसरूफ हो जाए। इमरान ने चौंक कर कहा और जोना सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर हैरत के आसार थे। जोना इसके पीछे था। और विच डॉक्टर जोसेफ? इमरान ने खड़े होकर बड़े अदब से जोसेफ का तारुफ कराते हुए कहा, और जोसेफ ने सर हिला दिया। ये फलक साहिब हैं, उनका नाम जोनी और ये हैं डागिर आर्नल्ड। इमरान ने फलक और इसके साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। जी फरमाई, मुझसे क्या काम है? जोसेफ ने कदरे अलिफाकेली हुए लहजे में कहा। अब ही वो विच डॉक्टर हैं जिन्होंने सर्विसेज अस्पताल के खुसूसी शेबे में फयाज नामी मरीज जिसे ब्लैक डार्क की बीमारी थी इलाज किया है। फलक ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। बिल्कुल फलक साहब, यही है वो, माँ ने बताया तो है आपको। इमरान जोसेफ के बोलने से पहले ही बोल पड़ा, क्योंकि जोसेफ से तो इसकी बात ही ना हुई थी और इसे खदशा था कि जोसेफ कहीं ना ही ना कर दे। अब प्लीज खामोश रहे, फलक ने इमरान से कहा और जोसेफ की तरफ मुड़ गया। जी हाँ, माँ ने ही किया है, फरमाए। जोसेफ इमरान का इशारा समझ गया था। हम चाहते हैं कि वो इलाज अब हमें बता दे, क्योंकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ब्लैक डार्क के मरीज मौजूद हैं। हम उनका इलाज करना चाहते हैं। हम इसके बदले में आपको मुआवजा देंगे, जिस कदर आप मांगे। फलक ने कहा। कमाल है, खुद ही बीमार करते हो और खुद ही इलाज भी पूछते हो। वाह, वो एक शायर ने कहा है, वही ज़बा भी करे वही ले सवाब उल्टा। इमरान एक बार फिर बोल पड़ा। अब इसे एक और खतरा पैदा हो गया था कि कहीं जोसेफ इलाज ही ना बता दे। शट अप, तुम खामखा बकवास किए जा रहे हो। फलक इस बार इमरान की मुदाखलत पर बुरी तरह चीख पड़ा और जोसेफ का चेहरा फलक की बात सुनकर एक लम्हे के लिए बड़ी तरह बिगड़ गया। अच्छा जनाब, अब नाराज ना हो, अब नहीं बोलूंगा। इमरान ने इस तरह सहमे हुए लहजे में कहा जैसे फलक की डांट खाकर वो वाकई सहम गया हो और जोना और जोसेफ दोनों ने ही होंठ भींच लिए। मैं किसी को इलाज नहीं बताया करता। अगर कोई मरीज हो तो इसे ले आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। जोसेफ ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। देखिए विच डॉक्टर साहब, ब्लैक डार्क ऐसी बीमारी नहीं है जो आम हो। ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में इसके 3 या 4 मरीज हो सकते हैं, इसलिए आपको इस इलाज से कोई फायदा नहीं हो सकता। अब एक मरीज की जो फीस लेते हैं इसे 3 या 4 चुल्लू 5 से ज़र्ब देकर रकम बता दो, हम वो रकम तुम्हें दे देते हैं, तुम इलाज बता दो। फलक ने होंठ काटते हुए कहा। दोनों साथी खामोश खड़े हुए थे। माँ अपना इल्म फरोख्त नहीं किया करता, समझे? जोसेफ ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फलक ने कंधे उचकाती हुए कहा। लेकिन इसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात और आंखों में मौजूद चमक देखकर इमरान समझ गया कि फलक ने मौका देखकर जबरदस्ती जोसेफ से इलाज उगलवाने का फैसला कर लिया है। अब क्या प्रोग्राम है मिस्टर फलक? मेरा तो खामखा वक्त ज़ाय हुआ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर अली इमरान, तुम अपने वक्त का जो मुआवजा लेना चाहो वो ले लो, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर जेब से 2 बड़े नोट निकालकर इसने इमरान की तरफ उछाल दिए। ये तो हुए पेट्रोल के पैसे, वक्त के पैसे कौन देगा? इमरान ने नोट कैश करके जेब में डालते हुए कहा। बस यही मिल सकते हैं और अब तुम हमें वापस होटल छोड़ने जाओगे या हम टैक्सी कर ले? फलक ने कहा। जैसे अब मुनासिब समझी, वैसे होटल से अपने बास को स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल करने से बेहतर है कि अब यहीं से कॉल कर ले, वहाँ खासा रश होता है, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा और इस बार फलक बुरी तरह चौंक पड़ा। जोनी और दागिर भी चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। क्या मतलब, कैसा ट्रांसमीटर? फलक ने कहा। मिस्टर फलक, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है तुम्हें, अब तुम्हें इस तंजीम का नाम बताना होगा जिसके लिए तुम काम कर रहे हो और इस ब्लैक डार्क खेल का मकसद भी। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। इसका चेहरा इस तरह बदल गया था कि फलक और इसके साथी हैरत से इमरान को देखने लगे। ओए तो बली खेले से बाहर आ ही गई। हमें मालूम था कि तुम सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे इस अंदाज से पहले हम इस बात को गलत समझते रहे कि तुम जैसा अहमक नौजवान सीक्रेट सर्विस के साथ कैसे काम कर सकता है, और हम तुम्हें जानबूझकर गुस्लखाने में बंद कर गए थे ताकि हम चेकिंग कर ले कि तुम्हारा बयान दुरुस्त भी है या नहीं, क्योंकि इस विच डॉक्टर को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता था।
इसलिए हम तुम्हें जिंदा रखने पर मजबूर थे। और वो तुम गुस्ल खाने से बाहर आ गए थे, लेकिन बहरहाल तुम कमरे ही में मिल गए। और अब हमने इस विच डॉक्टर से मिल लिया है। अब ये हमारा काम है कि हम इससे वो इलाज उगलवा लें। और हमारा उसूल है कि हम बगैर किसी खास मकसद से किसी की जान नहीं लेते। इसलिए हमारा प्रोग्राम यही था कि तुम्हें जिंदा रहने दिया जाए। लेकिन अब तुम्हारा बदला हुआ अंदाज देखकर हमें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। फलक का लहजा भी इमरान की तरह ही बदल गया। मिस्टर फलक, मुझे एतराफ़ है कि तुम लोग इंतहाई ठंडे दिमाग के मालिक हो और ऐसे लोग दरअसल इंतहाई खतरनाक होते हैं। तुमने जिस अंदाज में मुझे डील किया, खंजर मार कर कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं खंजर से बच निकला और गुस्ल खाने में गिरा तो तुमने फौरन ही अपना फैसला बदल लिया और मुझे गुस्ल खाने में कैद करके लाख के लीवर में तार फंसा दी। अब न जाने फौरी तौर पर तुमने ये तार कहाँ से हासिल किया। हो सकता है तुम्हारे पास ऐसी चीजें पहले से मौजूद हो। तुम्हें मालूम था कि गुस्ल खाना कमरे के आखिरी कोने में है, इसलिए इसके अंदर कैद आदमी बाहर से किसी को नहीं बुला सकता। चुनांचे तुम इत्मीनान से कमरा बंद करके चले गए और मुझे गुस्ल खाने से निकलने के लिए अपने साथी को कॉल करना पड़ा। लेकिन जब ये तार सामने आई तो मुझे यकीन हो गया कि तुम वापस आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे इंतजार में करे ही में मौजूद रहा। अब ये इत्तेफाक है कि तुम्हें राना हाउस ना मिला, और अगर मिल भी जाता तो जोसेफ यहाँ मौजूद ही ना था, इसलिए तुम फिर भी वापस आते। इसके बाद तुम्हारा जो रवैया सामने आया, इससे मुझे तुम्हारी फितरत का अंदाजा हो गया। वहाँ होटल में तुमसे पूछ-गुछ कदरे मुश्किल हो जाती। इसके मैं तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम इत्मीनान से सब कुछ बता सको। और सुनो, मैं भी बगैर किसी खास मकसद के लिए किसी की जान नहीं लेता। और तुम्हारे मुताल्लिक मुझे मालूम है कि तुम बहरहाल छोटी मछलियाँ हो, इसलिए तुम्हारे खात्मे से असल मिशन खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और बलकदाग के पाकिशिया में तजर्बात करने के पस मंजर में तुम लोगों का असल मकसद किया है, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने की इजाजत भी दे दूंगा। इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। बस इतनी सी बात है चुल्लू, एक बार फिर मुआहदा कर लेते हैं। तुम इस विच डॉक्टर से बलकदाग का इलाज पूछ कर बता दो, हम तुम्हें तंजीम का नाम बता देते हैं। इसके बाद हम तो बहरहाल वापस चले जाएंगे, तुमसे जो हो सके के लेना। फलक ने भी संजीदा लहजे में कहा, इलाज बता देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जल्द ही अखबारात में बलकदाग और इसके मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात और इसके आसान इलाज पर एक तहकीकी मजमून शाये हो जाएगा, ताकि पूरी दुनिया को इस बीमारी के इलाज का इल्म हो जाए। इस तरह तुम्हारी तंजीम इस बीमारी से जो भी मकसद हासिल करना चाहती हो वो नाकाम हो जाए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम जो चाहो करते फिरो, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फलक ने जवाब दिया, ओके, फिर तंजीम का नाम बताओ। इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने बहुत से ऐसे खेल अपनी जिंदगी में खेले हैं अली इमरान। तंजीम के नाम के बाद तुम इसका हेड क्वार्टर पूछोगे, फिर इसके बास के मुताल्लिक पूछोगे। हालांकि सच्ची बात यह है कि हमें सिर्फ तंजीम के नाम का इल्म है, इसके अलावा किसी चीज का इल्म नहीं है। इस बैन अल-अक़वामी तंजीम के बेशुमार शोबे हैं, जिनमें से एक छोटा सा शोबा हमारा भी है। हमारा काम मुख्तलिफ मुल्कों में बलकदाग के तजर्बात करना और इसकी रिपोर्ट तैयार करना है, और बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। फलक ने जवाब दिया, ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम सिर्फ तंजीम का नाम बता दो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तंजीम का नाम है ब्लैक थंडर, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। फलक ने जवाब दिया, क्या तुम सच कह रहे हो? इमरान ने फलक की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, बिल्कुल, अगर तुम में सच और झूठ परखने की सलाहियत है तो तुम खुद परख सकते हो, वरना जाहिर है हम और किसी तरीके से तुम्हारी तसल्ली नहीं करा सकते। अब तुम हमें वो इलाज इस विच डॉक्टर से पूछ कर बताओ। फलक ने कहा, इससे पूछने की क्या जरूरत है, ग्रैंड विच डॉक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है। सुनो, इसका इलाज पानी की फफूंदी है। जानते हो फफूंदी किसे कहते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूँ, तो ये इमारत तुम्हारी है। वेरी गुड, फिर तो वाकई तुम्हें समझने में हमसे गलती हुई है, तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। फलक ने होंठ भींचते हुए कहा, ये इमारत राना तहव्वुर अली संदूक की मलकियत है और मेरा नाम अली इमरान है। बस इतनी वजाहत काफी है। अब तुम ऐसा करो कि वो स्पेशल ट्रांसमीटर मेरे हवाले कर दो और इत्मीनान से जिंदा सलामत बाहर चले जाओ। इमरान ने कहा, ओह, ये बात मुआहदे में शामिल नहीं है। फलक ने कहा, नहीं है तो अब शामिल कर लो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो इमरान,
हमें एक्शन में आने पर मजबूर ना करो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम अहमकों की तरह तुम्हारे साथ इस तरह चले आ रहे हैं? हमारे साथी हमारी निगरानी कर रहे हैं और इस वक्त ये इमारत उनकी निगरानी में है। हमारा सामान हमारे साथ नहीं है। हमने इसे इंतहाई महफूज मकाम पर छुपा दिया है और ट्रांसमीटर इस सामान में है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम हमारे आड़े ना आओ। फलक ने तेज लहजे में कहा और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है फलक कि तुम्हें अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है, इसलिए तुम्हारे ज़हन में यही बात है कि तुम जिस वक्त चाहो हमें रास्ते से हटा के यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन ये तुम्हारी भूल है। जोसेफ और जोना की मौजूदगी में तुम्हारी रूहें भी यहाँ से नहीं निकल सकती। इमरान ने हंसते हुए कहा, अगर ये चैलेंज है तो हमें ये चैलेंज कबूल है। अगर तुम्हारे साथियों में हिम्मत है तो हमें रोक लो। फलक ने कहा और वो दरवाजे की तरफ इस तरह बढ़ने लगा जैसे बाकायदा इजाजत लेकर जा रहा हो। दरवाजे के साथ ही जोना खड़ा था। इसने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। जाने दो जोना, खामखा के झगड़े का कोई फायदा नहीं है, इमरान ने जोना से मुखातिब होकर कहा और जोना होंठ काटता हुआ एक तरफ हिट गया। फलक और इसके साथी इत्मीनान से चलते हुए कमरे से बाहर निकले। बाहर बरामदे में जोसेफ खड़ा था, लेकिन उनके पीछे इमरान और जुआना भी बाहर आ गए थे। इमरान ने जोसेफ को हाथ के इशारे से हरकत करने से रोक दिया। शुक्रिया मिस्टर अली इमरान, फलक ने मुड़कर इमरान की तरफ देखते हुए इस तरह कहा जैसे कह रहा हो, देखा हम चैलेंज जीत गए हैं। चैलेंज अपनी जगह मौजूद है मिस्टर फलक, तुम वो ट्रांसमीटर मेरे हवाले किए बगैर इस मुख से बाहर ना जा सकोगे। गुड बाय, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से वापस करी की तरफ मुड़ गया, जबकि फलक और इसके साथी इत्मीनान से फाटक की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इमरान ने कमरे में दाखिल होते ही जल्दी से कलाई में बंधी हुई घड़ी का विंड बटन खींचा और तेजी से सुइयों को घुमाकर मखसूस हिस्सों पर करके विंड बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे 8 का हिस्सा तेजी से जलने बुझने लगा, लेकिन एक लम्हे बाद वो मुसलसल जलने लगा। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस सफदर अटेंडिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। सफदर, तुम कहाँ मौजूद हो? ओवर, इमरान ने पूछा। राना हाउस के सामने, मिस जूलिया ने मुझे शेरटन होटल पहुंचकर आपकी निगरानी का हुक्म दिया था। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओके, 3 गैर मुल्की राना हाउस से निकल रहे हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? वही जो मेरे साथ कार में आए थे। ओवर, इमरान ने कहा। हाँ, मैं उन्हें देख रहा हूँ, सफदर की आवाज सुनाई दी। उनकी मुकम्मल निगरानी करो, वो कैप्टन शकील भी यही कहीं होगा, इसे भी कॉल कर लेना। उन्हें नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। जहाँ ये जाकर ठहरे मुझे फौरन इत्तला करना वॉच ट्रांसमीटर पर। ओवर, इमरान ने कहा। वो एक टैक्सी में बैठ रहे हैं। ठीक है, ओवर एंड अल। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी और इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अपने उन्हें इस तरह क्यों जाने दिया है मास्टर? जोना के लहजे में हल्का सा गुस्सा था। फिक्र मत करो, ये कहीं नहीं जा सकते, ये छोटी मछलियां हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ी मछली नजर आए तब ही कांटा डाला जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोअना ने सर हिला दिया।